नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। विपरीत समय में जिसने धैर्य और हौसले से काम लिया है उसने सियासत में मुकाम बनाया है। बीजेपी इसकी मिसाल मानी जा सकती है, जिसने महज 2 सीट रहने पर भी हार नहीं मानी और कुछ साल के संघर्ष के बाद देश में नंबर 1 बनने तक का सफर पूरा किया। क्या कांग्रेस बीजेपी से सबक लेगी? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी की बढ़ती संभावनाओं के चलते कुछ कांग्रेसी बीजेपी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ लोकसभा चुनाव के टिकट से दूरी बना रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न ही नहीं आता कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। एक ऐसा समय जब उस कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन लगती थी, आज टिकट वापस लौटाए जा रहे हैं। इससे हास्यास्पद और क्या? मेरे चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं और अभी 2 साल मेरे पास है, सवा 2 साल मेरे पास है। चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। इसका मतलब कि उनको मालूम है कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो बहुत भारी वोटों से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। एक ऐसा समय जब उस कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन लगती थी, आज टिकट वापस लौटाए जा रहे हैं। सियासत में कुछ भी चूका हुआ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इतनी निराशा है कि वो लोकसभा चुनाव को हारी हुई बाजी मानकर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी दिग्गजों को टिकट देना चाहती है, लेकिन शायद ही कोई दिग्गज चुनाव लड़ने के मूड में है। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर चला है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल ने सदस्यों के साथ 1-to-1 चर्चा की है। प्रदेश की, देश की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठा विकसित भारत लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं और जिस तरह से षड्यंत्र करके प्रदेश में सरकार बनाई है, दूसरे प्रदेशों में भी डरा धमका के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनको पूरी तरह से पता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होगा। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा और पूरे भारत में अब तक के इतिहास में जितने भी रिकॉर्ड हैं सब टूटेंगे। फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कभी कमजोर नहीं रही। कमजोर उसकी रणनीति, टिकटों का फॉर्मूला और कमजोर इच्छा शक्ति रही है। 2018 में ही पार्टी ने जीतकर सरकार बनाई थी। ऐसे में नाउमीदी का कारण सिर्फ हताशा ही है। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार बनते ही कई नेता उसकी तरफ भागते नजर आए हैं। यदि पार्टी अब भी बड़े नेताओं के हौसलों पर सवार होकर चुनाव लड़ती है तो आम चुनाव में कड़ी टक्कर दे सकती है। कमजोर हौसलों और सीनियर्स के रणछोड़दास बनने से न तो कांग्रेस का भला होगा न लोकतंत्र का। तब चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। रणछोड़ सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आखिर क्या वजह है कि जिस कांग्रेस में हम देखते थे कि लगातार दावेदारों की एक पूरी फौज आती थी चुनाव के पहले, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है? हालांकि जो तमाम दिग्गज हैं जिनके वर्जन्स आपने सुने हैं, उनका कहना यह है कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी, लेकिन अंदर की खबर यह आ रही है कि जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से इस बार किनारा कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान तो समझ में आता है, आशीष अग्रवाल का जी, लेकिन आप भी रणछोड़ बोल रहे। एक बार हमारे कार्यालय में पधारे, वहां देखे कि कितने लोग टिकट मिल चुके हैं। लगभग 12 से 14 हर लोकसभा सीट पे आवेदन आए, सबको लेकर के विचार किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दीवानी हो रही है इस समय, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको लेकर के बैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्नाटक का परिणाम आपके सामने है, हिमाचल का परिणाम आपके सामने है। यहाँ पर विकास का मुद्दा चल गया जी। यहाँ के लोगों ने धार्मिकता में वोट नहीं दिए, इन्होंने सरकार से लगातार सवाल पूछे। कर्नाटक में तो ये हनुमान जी को मंच पे घुमाने लगे थे, लेकिन जनता विकास पे अड़ी रही और सवाल पूछती रही, इनके पास कोई जवाब नहीं था। आज ये बताइए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाने से पहले अपना पिछला कार्यकाल का हिसाब देता है कि नहीं देता? आज इतने सालों में मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कांग्रेस चुनाव से भाग नहीं रही है,
कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बड़ी तैयारी के साथ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मुश्किल होने वाली है। आप ही बताइए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी हर साल, की नहीं की थी? 20 करोड़ लोगों की सवाल पूछे जाएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या रेट कर दिया पेट्रोल डीजल का। जो किसान खाद लेता था अपने खेत पे डालता था, उसकी यूरिया डीएपी आपने दोगुनी कर दी। किसान की आय दोगुनी का वादा किया था आपने। चलिए, वादों पर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन इसी विषय पर सत्येंद्र जैन जी का जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि रणछोड़ जैसी स्थिति कहीं नहीं है, लेकिन फिर क्या वजह है कि हम देखते हैं दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, राहुल, कांतिलाल भूरिया, कमलेश्वर पटेल, फेहरिस्त लंबी है। तमाम जो दिग्गज हैं वो ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कह रहे कि चुनाव लड़ने के लिए इस बार वो तैयार है या नहीं है। लेकिन बीजेपी से किस तरह से देख रही है? क्या नेतृत्व की कमी आप मानकर चल रहे कांग्रेस में? हालांकि कांग्रेस इन तमाम अटकलों से, इन आशंकाओं से इनकार भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो सदैव अमित जी यही करती रही, जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। और इनका शीर्ष नेतृत्व और प्रवक्ता मित्र कह जरूर रहे कि कांग्रेस का बात रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जरूर धूल जो है ना चेहरे वाली नहीं साफ कर रही है, आईने की साफ कर रही है। और उसको आईना दिखाने का काम कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं, या उसके अलायंस के साथी जो है घमंडिया गठबंधन, हम इसीलिए कहते थे, वो कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो लक्ष्मण सिंह जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी वांटेड हार क्यों थे, उन्होंने सिद्ध करके बताया। उन्होंने, लक्ष्मण सिंह जी ने बताया कि राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है, तो ये भी कहा उन्होंने, तो वो बता रहे हैं। अब कांतिलाल भूरिया जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर बेईमान लोग भरे हुए हैं। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जी भाजपा के नेता नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं, देखो, दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी पिछला लोकसभा चुनाव लगभग 3.5 लाख से ज्यादा मत या 3.25 लाख वोटों से हारे थे। तो वो स्वयं ही कहते भी हैं कि मैं तो वोट कटवा की तरह रहता हूं, मेरी फोटो और पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने ही, वो स्वयं ही स्वीकार करते हैं। तो ये कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व नहीं स्वीकार करता, लेकिन कांग्रेस के नेतागण ही अंदर से देते हैं। और स्वयं भी आपने देखा कि किस तरीके से गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी बांटी जाती है कांग्रेस में। कमलनाथ जी बांट रहे थे, दिग्विजय सिंह जी या किसको बांट रहे थे, ये तो मेरे मित्र जितेंद्र जी बताएंगे। या कपड़े फाड़ने की, जाओ कपड़े फाड़ो, नोचो, ये सारा कांग्रेस में। और कांग्रेस के अंदर देखिए, प्रवक्तागण ही आपस में कितना अपने वीडियो चला, मीडिया में आया कि एक दूसरे की मार पिटाई करते हैं। तो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ये नहीं स्वीकार करती है, लेकिन धूल जरूर कांग्रेस के चेहरे पर है। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। और मैं बता दूं, देखिए, आपने भी कहा जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट थी, वो तो 2 से आज हमारी 303 है। और इस बार भगवान रूपी जो जनता है, हम जनता को भगवान मानते हैं। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला तो उसी जनता को राक्षस कहते हैं। तो मैं बताऊं, भगवान रूपी जनता को जो हम जन कल्याण कर रहे हैं, उसके द्वारा निसंदेह वो हमें अप्रतिम आशीर्वाद देगी। और कोई बड़ी बात नहीं है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, वो भी मानने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, संसद में कहा कि इस बार भाजपा का 400 पार हो रहा है। तो 400 से भी ज्यादा टैली जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, बीजेपी पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर अभी से आश्वस्त है, लेकिन प्रहलाद जी, क्या यही कॉन्फिडेंस आप कांग्रेस में देख पा रहे हैं इन दिनों? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में ये सही है कि मेरा बहुत 2 रोज पहले का ही मैं अनुभव बता रहा हूं कि हमने कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री रहे हैं जी, उनसे मेरी चर्चाएं हुई और मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब, अब तो लोकसभा की तैयारी चल रही होगी, आप लोकसभा के लिए, क्योंकि वो हार चुके हैं। तो बोले, यार प्रहलाद जी, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? अर्थात जो बातें जो आ रही है, मतलब उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी मेरी कोई दुश्मनी है क्या, जो आप मुझे लोकसभा लड़वाना के लिए बधाई दे रहे हैं या बोल रहे हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस में बिल्कुल देखने को मिल रही है। और नेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस जनता के मुद्दों से हमेशा दूर होती गई है। वही कारण है कि जो आज स्थिति निर्मित हुई है, भाजपा 2 से लेकर के 300 पार पे पहुंची है, तो कांग्रेस आज जो स्थिति में आ रही है वो जनता के मुद्दों से दूर हो रही है। पहले चाहे देखो आप भारत जोड़ो यात्रा जी, या आप न्याय यात्रा, ये जनता से जुड़ी यात्राएं नहीं है सीधी सीधी। इसमें जनता के कहीं भी हमने उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ या उनके सवालों को उठा के नहीं किया है। आदमी यही बोलता है, भारत टूटा कब तक जो जोड़ने जा रहे हो, कौन सा अन्याय जिसके लिए न्याय करने जा रहे हो, मांगने जा रहे हो। तो जो स्थितियां होती है, कांग्रेस नेता इसको पता नहीं क्यों समझना नहीं चाह पा रहे, या जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आज स्थिति निर्मित होती जा रही है। बेशक कांग्रेस को एक
आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो एक सशक्त विपक्ष की भी कमजोरी महसूस हो रही है। विपक्ष तक नहीं है दमदार, जो कि जनता के हित में होता है विपक्ष। लेकिन आज जनता इस बात को महसूस कर रही है कि एक सशक्त विपक्ष तक नहीं कांग्रेस बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही अगर दिग्विजय सिंह बोले या और भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई क्यों हम लोकसभा में जाएं या क्या करें, तो ये स्थिति निर्मित हो रही है। उनको दिख रहा है, परिस्थिति दिख रही है, जो माहौल आज देश में बना हुआ है, उस स्थिति में कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं में ये बात घर कर चुकी है कि ऐसी स्थिति में हमारा भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में भी शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए जी कांग्रेस के नेता जो है लोकसभा से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, तो क्या कांग्रेस में ऐसा आप मानते हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा का टिकट पाने के लिए उतने ज्यादा दिलचस्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, जैसे कि प्रहलाद जी कह रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से प्रहलाद जी ने ये भी कही है कि जनता के मुद्दों से कांग्रेस दूर हो गई है, क्या सहमति रखते हैं इससे आप? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखता हूँ प्रहलाद जी से। जी, प्रहलाद जी के पास वरिष्ठ पत्रकारिता का लंबा अनुभव और उन्हें न्याय यात्रा में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस देश में ये कह रहे हैं कहाँ अन्याय हो रहा है। अरे इस देश का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, उसको रोजगार का वादा किया था। इस देश में महंगाई कम करने की बात की थी, इस देश में किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी। इन सब के साथ अगर अन्याय नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है आपको नहीं समझ में आ रहा। आपने 2 नेताओं से बात की है, मैंने 4 नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की बात की है, जो एक चंबल, ग्वालियर चंबल के करीब से आते हैं, जो अभी भी चुनाव हारे हैं। मैंने कहा आप भोपाल से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हाथ जोड़ रहा हूं भैया भोपाल के, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो इस तरीके की बातें हैं। निश्चित तौर पर कोई पीछे नहीं हट रहा है, पार्टी जिसको आदेश करेगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक लोकसभा में 12 उम्मीदवारों के आवेदन हमारे पास आए हैं। आपने वो भीड़ भी देखी होगी जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने दावेदारों की लगी थी। निश्चित तौर पर चुनाव आने दीजिए, सारे उम्मीदवार कमर कस के तैयार होंगे। और सत्येंद्र जैन साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता जी, अरे उमा भारती का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था मेरी मजबूरी है पार्टी की, मैं आऊंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आप लोग स्वतंत्र है वोट देने के लिए। ये तो आपके चैनल ने चलाया था ना। सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि मोदी से बड़ा भ्रष्ट कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं है। ये तो आपके नेता है, ये हमारे नेता नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आपने कहा कपड़े खींचने की बात, अरे भूपेंद्र यादव का कुर्ता किसने फाड़ा था? आपके कार्यकर्ताओं ने फाड़ा था। भूपेंद्र यादव को, गनमैन को गोली क्यों चलाना पड़ी? आपके कार्यकर्ताओं के अनुशासनहीनता के कारण। देखिए जिस तरह की अराजकता भारतीय जनता पार्टी में है, निश्चित तौर पर उसको ध्यान देना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए सत्येंद्र जी कि ऐसी स्थिति जिसकी चर्चा की जा रही है वो कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। धूल का सवाल है जी, तो कई मैदानों पे हमने आपको बहुत सारे जवाबों का जो सवालों का जो जवाब है ये हमें देना ही नहीं पड़ा। ये भगवान रूपी जनता ने दिया मध्य प्रदेश के। अभी लोग विधानसभा के चुनाव हुए और 163 से सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है और 49% के लगभग का मत प्रतिशत जो हमारा लक्ष्य था कि हमें 50% से ज्यादा वोट शेयर अर्जित करना है, वह भी जनता ने हमें प्रचंड वोट मत के द्वारा दिया आशीर्वाद। तो बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। मैं सिर्फ 2-3 सवालों के जो इन्होंने रोजगार पे बोला, राम मंदिर पे बोला, तो उस पर जरूर देना चाहता हूं कि देखिए ये कह रहे हैं सोनिया जी और कांग्रेस ने लिखित में पत्र भेजा और बोला कि राम मंदिर का जो आमंत्रण था वो हम अस्वीकार करते हैं लिखित में। और यही कांग्रेस है। कितनी दुधारी, में किसी भी पंथ संप्रदाय की बुराई नहीं करता, मैं सभी के प्रति आदर रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी। और देखिए वही सोनिया गांधी है जो पोप फ्रांसिस को वेटिकन में एक पत्र लिखती है जब सेंट मदर टेरेसा का संतीकरण हो रहा था, संत की उपाधि उनको दी जा रही थी, तब उस समय पत्र लिखा सोनिया गांधी ने और बड़ा धन्यवाद दिया पोप फ्रांसिस को और सब कहा और बोले कि साहब हम नहीं आ पा रहे, हमारी तरफ से एक मार्गरेट अल्वा और एक फेलेरियो करके उनके जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि वह वेटिकन इटली जाएंगे वहां पर इटली। तो एक कांग्रेस देखिए एक तरफ तो उन लोगों को क्रिश्चियनिटी को लिए सम्मान करती है और जहां पर सनातन की बात आती है तो ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स और जो जातियों में बटा हुआ
या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कई बार अपमान करते हैं, प्रियंक खड़गे भी करते हैं, वो सनातन के संवाहक भगवान राम जिनको काल्पनिक माना, उनके लिए पत्र लिख करके उनके आमंत्रण को ठुकराती है, और जिसके कारण से कांग्रेस के अंदर आज भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस एक तरह से रसातल में गई हुई है। तो ये दो मुहा व्यवहार कांग्रेस का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक भी हूं। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं कह रहा अभी कि आप एक तरफ तो रोम में जाकर के पत्र लिखते हो कि ईसा जो मदर टेरेसा का संतीकरण हो रहा है तो हम नहीं आ पा रहे, मेरा स्वास्थ्य खराब है और मैं मार्केट अल्बाम तो ये विकास पर तो बात कीजिए, का जवाब ले लीजिए। तब तक खत्म हो जाएगा। आऊंगा जितेंद्र जी आपके पास, फिर आऊंगा। रोजगार पर कोई जवाब नहीं देंगे। जितेंद्र जी मैंने बड़े धैर्य से सुना। ठीक है, सत्येंद्र जी बात पूरी करें, फिर प्रहलाद जी का रुख करेंगे, फिर जितेंद्र जी मेरी बात तो ले लीजिए। 16 करोड़ आप देखिए 2014 में ईपीएफओ, वही ईपीएफओ है जो पहले से आ रहा है, लेकिन विकास का सवाल ले लीजिए अमित जी। आज बकवास की बात करते हैं सत्येंद्र जी, निश्चित तौर पर शिक्षा, रोजगार, इस पर कितना काम हुआ? 27 करोड़ होगा ईपीएफओ में। ठीक है सत्येंद्र जी, जितेंद्र जी का भी यही सवाल है कि रोजगार पर कितना काम हुआ, विकास कितना हुआ, उस पर बीजेपी कभी कोई खुलकर जवाब नहीं देती है। देखिए मैं वही जवाब दे रहा हूँ, जितेंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं, मैं कहता हूँ धैर्य रखें जितेंद्र जी। मैंने बड़े धैर्य से सुना था, मैं भी चाहता तो रोक सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने कहा, क्यों इतने रोजगार, तो मैं इनको ही बताता हूँ, विकासवादी राजनीति के हम पक्षधर हैं और हम चुनौती के तौर पे लेते हैं। और आप देखिए 2014 में ईपीएफओ का जो डेटा था वो कहता था कि 2014 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तब 11 करोड़ रजिस्टर्ड ईपीएफओ के नंबर वाले धारी थे। ईपीएफओ का नंबर उसी को मिलता है जिसको नया काम मिलता है। आज अभी रिपोर्ट जारी की, ईपीएफओ ने डेटा जारी किया और बताया कि पूरे 10 साल भी नहीं हुए और 9 साल के अंदर अंदर ही हम 27 करोड़ पे पहुंच गए नए रजिस्टर्ड बिल टोटल। तो 16 करोड़ तो संगठित क्षेत्रों में हमने रोजगार दिए। देखिए, और संगठित क्षेत्र जो होता है मात्र 5% है और 95% जो रोजगार सर्जित होता है भारत में वो असंगठित क्षेत्र में होता है। तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार हमने दिए और मैं दावे से कहता हूं 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अगर हमने 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को 50,000 किलोमीटर कर दिया, 2 लेन हाईवे को 4 लेन हाईवे में बदल दिया, हाई स्पीड हाईवे में बदल दिया, हमने 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, हमने 4 करोड़ घर बना दिए, हमने 11 करोड़ शौचालय दे दिए, हमने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली दे दी। तो इसमें रोजगार सृजित हुआ है मेरे मित्र। आप जरा आंखों को चश्मा बदलिए। महंगा करने वाले सिलेंडर को 450 देने की बात करके भारत में बेचने वाले, अगर विकास की दुहाई देंगे अमित जी तो यही बात है देश के साथ। जी ठीक है प्रहलाद जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि रणछोड़ की स्थिति नहीं है, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार 29 की 29 सीटें आएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व का एजेंडा है जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि इस क्लैश के बीच में कांग्रेस को किस तरह से अब काम करने की जरूरत है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसे किस तरह से आगे आने की जरूरत है, ताकि विधानसभा में जो टक्कर मिली थी, अब चूंकि केंद्र की बात है, ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल लोकसभा चुनाव अहम है। जैसे अभी भाई ने बोला तो मैं यही कह रहा था कि न्याय यात्रा या उसकी जो मैंने चर्चा की थी, आप मुद्दे जनता के उठाइए। उसमें जो आप बोल रहे हैं बेरोजगारी का, आप पूछिए कितने लोगों को रोजगार दिया था, आप बात करिए, विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर के चर्चा करिए। इससे कांग्रेस, मेरा यही कहना था, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपने न्याय यात्रा क्यों निकाली। अभी भी बात वही आएगी चीज में सामने आकर के कि आखिर कांग्रेस ने जनता के बीच के मुद्दों को लेकर के जमीनी स्तर पर कितने कार्य किया, कितनी प्रबलता के साथ में सरकार के ऊपर अपनी बातों को रखने की कोशिश की, कितना विपक्ष जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर के पहुंच पाया है। इस स्थिति में उसने मुद्दे उठाए हैं। निस्संदेह राम मंदिर का बड़ा एक मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी, चूंकि बीजेपी ने ये मुद्दा जब 2 सीट थी बीजेपी की तब से ये उसके बाद से चालू किया है जी। उसके पहले स्वयं राष्ट्रीय सेवक संघ लेकर के आया। 25 सितंबर 1990 से जो अडवाणी जी ने यात्रा निकाली तब से ये जो पूरा माहौल किया है, तो निश्चित ही उसको उसका बेनिफिट मिलेगा और उठाना भी चाहिए। राजनीति कहती है, राजनीति यही कहती है कि भाई आपने जो कार्य किए उन कार्यों को आप जनता के सामने लेके जाएंगे और उसके आधार पर बात करेंगे। जो आपके इनका बीजेपी ने हमेशा उसको अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है, मुद्दा बनाया है, आज उसको पूरा हुआ है तो उस बात को लेके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन कांग्रेस भी ऐसी चीजों को लेके जाए जो जनता से सीधी जुड़ी हुई है, जनता जो चाहती है, उन चीजों का अभाव हमेशा बना रहा है। ये शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कांग्रेस के कहीं न कहीं कि वो जनता से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को लेकर के जमीन पे इस बात को लेकर के उतरे जिससे कल को जनता उनके लिए सोच सके या विचार कर सके। आज अक्सर स्थितियां देखने को मिलती है कि कोई भी नेता सीधे सीधे केवल पार्टी पे आरोप लगा देना मात्र नहीं है, पर तथ्यात्मक रूप से उन चीजों को लेकर के जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में कहीं आंदोलन देखने को नहीं मिल पाते हैं, कहीं कोई ऐसे संघर्ष नहीं देखने को मिल पाता है। हम तो चाहते हैं कि ऐसी चीजें आए जिनको लेकर के आज मीडिया में कोई भी हो, चाहे ग्राउंड लेवल का पत्रकार आंचलिक क्षेत्र का हो चाहे राजधानी का हो, वो कोशिश करता है कि कहीं न कहीं ऐसी चीजें सामने आए जिनको लेकर के हम छाप पाए। क्योंकि सामान्य तौर पे अगर हम सत्ता के किए गए कार्यों को ही ले दे करके हम प्रकाशित करते हैं तो कहीं न कहीं वो चाटुकारिता वाली पत्रकारिता का तमगा लगता है। लेकिन जब विपक्ष कुछ करता ही नहीं है या विपक्ष ऐसे मुद्दे नहीं उठा पाएगा तो आखिर किस चीज को लेके जाएगा मीडिया। ठीक है, जवाब ले लेते जितेंद्र। आरोप फिर इनके आ जाते हैं। अपनी भूमिका पूरी तरह से उठा पाया है? लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है, किस तरह से जनता के बीच अब जा रही है पार्टी? जी, आज अगर हल्दी मिर्ची और धनिया महंगा हुआ है, गृहिणी को घर चलाना मुश्किल है जी, तो मुझे लगता है जनता का तो मुद्दा है। आपने देखा जी, आज अगर आप ही के पास आऊंगा इनके आप बोलिए जी, यही मैं कहता हूं, हमें संहिता का पालन करना चाहिए। 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात है और 1200 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, तो ये सीधा जनता का मुद्दा है कि नहीं? आज 110 और 12 रुपए में पेट्रोल दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस मध्यम वर्गीय का कहाँ ध्यान रखा जा रहा है? ये सारे मुद्दे जनता के हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहेगी तभी जनता को समझ में आएगा। ये सारे मुद्दों से जनता प्रभावित है। किसान की आय 2017 में दोगुनी करने की बात कही थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी, आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हाँ, एक उपलब्धि है मोदी सरकार की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का, तो आपने गरीबी रेखा के नीचे इस देश को धकेल दिया। 165 लाख करोड़ के कर्जे में इस देश को धकेल दिया आपने, और आप कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। अरे विकास होता तो कर्नाटक में जीत जाते, विकास होता तो हिमाचल में जीत जाते। मैं धन्यवाद दूंगा वहां की जनता को जिसने चुनाव को विकास पर केंद्रित रखा, और मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव को विकास पर केंद्रित रखेंगे, किसी भी तरह की कोई बात हो। अभी कह रहे थे शर्मा जी, भांजे से दिया, लेकिन कई बार अटल जी ने कहा राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। चलिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण में सत्येंद्र जी से जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। चलिए, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है सत्येंद्र जी, और समय समय पर पार्टी मुद्दे उठाती भी है। आपका जवाब इस पर सत्येंद्र जी? देखिए, मैं बताऊं, ये तो पत्रकारिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सब लगाते हैं। इनकी न्याय यात्रा को ममता बनर्जी ने न्याय प्रदान कर दिया, नीतीश कुमार जी ने न्याय प्रदान कर दिया, सभी लोग न्याय प्रदान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात में आपने प्रारंभ की थी, मैं वहीं से समापन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव इस विश्वास में रखती है, जो धैर्य अनंत वीर की बात है, कि हम उसी विश्वास से अहम इंद्रम न परांजिंग्यो, हम इस भाव को लेके जाते हैं कि हम इंद्र और हम पराजित नहीं होते। और मुक्तो संगो अनम्बादी धृतुसाय समन्विता सिद्ध सिद्धि निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को, जो हमारे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे मध्य प्रदेश के नेता प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ये मंत्र देते हैं, तो मुक्तो संगो अनम्बाद से हम धैर्य के साथ में अपने उत्साह के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सिद्ध करने में संकल्पित रहते हैं। और निसंदेह भगवान रूपी जनता हमको फिर से 29 की 29 लोकसभा सीट पर कमल खिलाएगी, और उस कमल रूपी माला को हम प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार 29 की 29 सीटें मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि देखना होगा कि कब खुलकर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अपनी बात समय पर रख पाते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन क्या स्थिति ऐसी है वाकई में, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।